हाँ जी, देवियों और सज्जनों, फिर जैसा कि आपसे वादा था एक बार वापस लेके आ गया हूँ 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उन्हें बता दूं कि हमने 15 अक्टूबर के इंग्लिश का जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस भी डाल दिया है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे जाके। और हम लोग आगे चलें पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप प्लेड? महिलाओं का पहला विश्व कप जो है वो कहाँ पे खेला गया था? ये T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। 2009 की ये बात है जब इसका पहला संस्करण खेला गया था, और होस्ट इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की महिलाओं को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली थी। अभी अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बार महिला विश्व कप किसने जीता है, तो पुरुषों की तरह ही महिलाओं ऑस्ट्रेलिया वालियों ने अपना परचम लहराया है। 2024 की बात करें अगर कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है यूएई में। और 2026 क्योंकि पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, 2024 तो अभी चल ही रहा है जो वर्ल्ड कप है, 2026 जो है वो होने वाला है इंग्लैंड में। अगर पुरुषों की बात कर लें पहला संस्करण, क्योंकि ये आगे वाली शिफ्ट में आ सकता है, महिलाओं का पूछ लिया है, तो पुरुषों का बात करें तो 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और किसने जीता था? लहराती हुई जुल्फों वाले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत माँ के सपूतों ने वो ट्रॉफी घर पे लेके आए थे। 2024 में ये कहाँ पे हुआ? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में, ठीक है। फिर एक बार रोहित शर्मा हिटमैन की कप्तानी में हम उस वर्ल्ड कप को वापस घर पे लाने में कामयाब हुए हैं। 2026 में इंडिया और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। अगर 50-50 वर्ल्ड कप की पूछ लिया जाए महिलाओं का, तो वो हुआ था 1973 में, होस्ट था इंग्लैंड। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 5-6 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करा दिए हैं, इनके ऊपर आगे वाली शिफ्ट में रिपीट होने का पूरा पूरा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो हमारा थोड़ा लेट जरूर आया है, लेकिन 10 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आने का कोई मतलब नहीं है, उसमें आपका भी टाइम ख़राब होता है। आप भी और 10 जगह यूट्यूब पे ढूंढते हैं। अभी मैं लेट लेके आया हूँ, लेकिन लगभग 24 क्वेश्चन में एग्जैक्ट लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आपकी भी कोई वर्थ ऑफ टाइम रहे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट अ सूटेबल बॉय? अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? विक्रम सेठ, जाने माने लेखक। और एन अनसूटेबल बॉय अगर कोई पूछ ले तो कौन है? करण जौहर। अनसूटेबल इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये होमोसेक्सुअल कम्युनिटी से आते हैं, तो हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उस हिसाब से इनको अनसूटेबल माना गया है, तो इन्होंने अपने संघर्षों को इसमें लिखा है। एन अनसूटेबल बॉय बाय करण जौहर और अ सूटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड? अभी पूछा गया था पहले कि दिवाली के 5वें दिन कौन सा आता है, अभी छठ पूजा पूछा गया है, तो इसमें 4 दिन की छठ पूजा होती है, जो मुख्यतः भगवान सूर्य की आराधना में हमारे बिहार के आसपास के रीजन की महिलाएं इसे मनाती हैं। अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए छठ माता से निर्जला व्रत भी रखती हैं। ढलते सूरज, उगते सूरज सभी की यहाँ पे पूजा करी जाती है। 4 दिन का ये अद्वितीय त्यौहार है सूर्य नारायण की उपासना में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन हुज टेन्योर डिड कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया? किस मुगल शासक के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा भेजे गए कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में अपनी तशरीफ लेके आए थे? तो ये अपनी तशरीफ लेके आए थे जहांगीर के कोर्ट में। वो वर्ष था 1608-1609 का मनहूस वर्ष, जिसमें ब्रिटिश के नापाक कदम भारत की सरजमी पे पड़े थे। और थॉमस मुनरो के बारे में पूछ लें तो ये भी जहांगीर के कोर्ट में आए थे दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 129 शब्दों का जाल अब बुना गया था, लेकिन उसका सार ये था कि आर्टिकल 129 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज़ द पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो आर्टिकल 129 है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो अपने कंटेम्प्ट, मतलब यानी सुप्रीम कोर्ट की कोई बेइज्जती कर दे तो उसके लिए वे व्यक्ति को पनिश कर सकती है। और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले सुनाता है वो उसे सबसे प्रामाणिक माना जाता है निचली अदालतों में। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट की पावर ये देती है, ठीक है। आर्टिकल 129। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, वैन डिड मनरेगा स्टार्टेड? मनरेगा पे सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएस में वापस रिपीट हो रहा है। तो मनरेगा की शुरुआत कब करी गई थी? 2006 में। इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसका जो एक्ट है वो पास करा गया था 2005 में, स्कीम लॉन्च करी गई थी 2006 में। ये ग्राम पंचायत, वैसे आंध्र प्रदेश में इसका ट्रायल रन लॉन्च किया गया था।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको तो पता ही है भारतीय संविधान जो है वो चोरों का चुराया हुआ माल है। तो हमसे पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस देश से चुराई है। तो ये हमने फंडामेंटल ड्यूटी चुराई है यूएसएसआर से। यूएसएसआर को ही प्रेजेंट डे में रशिया कहा जाता है। अगर कोई डीपीएसपी पूछे तो डीपीएसपी हमने चुराया है आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से उठाए हैं, हमने उठाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और अगर कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कैसे करा जाए, इसके प्रावधान हमने कहाँ से उठाए हैं, तो हमने चुराए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। व्हेन वॉज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एस्टैब्लिश्ड। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब करी गई थी। तो वो शुभ वर्ष था 1921। काशी की पवित्र भूमि जो वैसे भी अपने विद्वानों के लिए और अपने भक्ति के लिए जानी जाती है, वहाँ पे शिव प्रसाद शुक्ल जी जो है उन्होंने ये चालू करा था। इनका ओरिजिनल नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नहीं था। इस विद्यालय का ओरिजिनल नाम केवल काशी विद्यापीठ था। इसकी पहली ईंट महात्मा गांधी ने रखी थी, इसलिए बाद में सन 1995 1996 में इसका पूरा नाम बदल के महात्मा गांधी इसके आगे जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। व्हेन डिड दर्शना झवेरी वॉन पद्मश्री। दर्शना झवेरी जो झवेरी सिस्टर्स में से एक हैं, 4 झवेरी सिस्टर्स हैं, सभी फेमस हैं शास्त्रीय संगीत के लिए। तो दर्शना झवेरी उनमें से एक है। उन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो वो वर्ष था 2002। और अगर कोई पूछ ले कि किस संगीत शैली से ये रिलेट करती हैं, तो ये करती हैं मणिपुरी से। ठीक है, डांस जो है मणिपुरी उससे। कालिदास सम्मान भी इन्हें एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था सन 2008 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। अब कुछ लोग, जो ऊपर क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 129 नहीं था, आर्टिकल 125 के ऊपर पूछा गया था। तो सैलरी सुप्रीम कोर्ट की कहाँ से आती है, वो आती है आर्टिकल 125 से। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पूछ ले कौन से पार्ट में मेंशन्ड है और ये सारी कहानियाँ, तो वो होता है पार्ट 5। हु वॉज अवॉर्डेड विथ क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड इन 2023। 2023 में किसी क्वान यू फेलोशिप अवार्ड दिया गया था। तो वो थे नन अदर देन आसाम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, जो कांग्रेस से पलायन करके भाजपा में आए और फिर उनके नेतृत्व में भाजपा जीती है। सीएम ऑफ आसाम है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। इनमें से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। वहाँ पे 4 महापुरुषों के नाम दिए गए थे, लेकिन उनमें एक नाम था महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी महापुरुष नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना समाज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे आंसर था। फाउंडर कौन थे इसके, आत्माराम पांडुरंग जी। 1867 के में ईयर में शायद इनकी शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र के रीजन में शुरुआत हुई थी। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। किस भारतीय महापुरुष ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्वर्ण पदक जीता है। मतलब अभी तक कोई जीता ही नहीं था, पहली बार कौन जीता है, तो वो है हमारे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में 88.17 मीटर का भाला फेंका और भाला फेंकते ही गोल्ड वाले कपाल में छेद कर दिया। कहाँ पे हुआ था ये 2023 में, ये हुआ था बुडापेस्ट में। ठीक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड पाया था और पेरिस 2024 में इन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अंडर विच योजना 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। किस योजना के अंडर 100 दिन का रोजगार मिलता है। मनरेगा के ऊपर एसएससी पागल हो गया है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। मनरेगा 2 फरवरी 2006 ट्रायल बेसिस में आंध्र प्रदेश में लॉन्च करी गई थी और इसका ओरिजिनल जो नाम था वो नरेगा था। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा इसे 2009 में कहने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 15। किशोरी आमनेकर इज रिलेटेड टू विच फील्ड। किशोरी आमनेकर किस फील्ड से संबंधित हैं, तो ये है सिंगर जयपुर घराना की। और इन्हें अवार्ड कौन कौन से मिले थे, 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पेपर इजी लग रहा है या टफ, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा और दूसरों के कमेंट देखिए ताकि आपको अपना कंपैरेटिव लेवल पता चलेगा कि आपको ही शिफ्ट टफ लग रही है या औरों को भी लग रही है। स्टूडेंट आपस में बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितना टफ या ईजी ये लगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गौर मारिया इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट।
गौर मारिया किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। इसमें मारिया शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर केवल गौर पूछा जाए तो गौर डांस जो है वो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, और गवरी भी जो है वो राजस्थान की भील कम्युनिटी मनाती है। ठीक है, ये कहानियाँ याद रखनी है। ज़्यादा चित्र मैं नहीं ला पाया हूँ, आपकी ज़िंदगी को रंगीन करने के चक्कर में यूट्यूब वीडियो नहीं डालने दे रहा है, कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, इसलिए अब जो है चित्रों को कम करा जाएगा। झूम कल्टीवेशन इज कॉल्ड धैया इन विच स्टेट? ये जो झूमिंग कल्टीवेशन है इसको धैया किस स्टेट में कहा जाता है? ठीक है, झूमिंग होता क्या है? ये होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि आप जंगल की ज़मीन के पेड़ों को काटिए, ज़मीन समतल कीजिए, उसके बाद फसल उगाइए। जब तक कृषि ज़मीन में उर्वरक क्षमता है तब तक आप 2-3 साल खेती कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए और आगे का जंगल काटिए तो पीछे की ज़मीन का क्या होगा? प्रकृति नेचुरल रूप में वापस उसे जंगल में तब्दील कर देती है ना, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान होता है और इंसानों का काम चल जाता है। इसे कौन प्रैक्टिस करते हैं? इसे प्रैक्टिस करती है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसका आंसर क्या है? एमपी। ठीक है, और अगर कोई आंध्र प्रदेश में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे इसे पोडू या फिर पांडा कहते हैं। इसका और साइंटिफिक नेम क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उड़ीसा में इसे पंपा डाबी और ब्रिंगा भी कहा जाता है। ये सब नाम भी अपने दिमाग में घुसा लीजिए। हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना इन 2023? क्वेश्चन बहुत ही लूजली फ्रेम्ड है। 2024 का जो सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से फ्रेम करा गया था, क्योंकि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। तो किस ग्रुप का प्रेसिडेंट है वो पूछा गया था। एकनाथ शिंदे ग्रुप के, तो एकनाथ शिंदे खुद है। और संयुक्त शिवसेना जो है वो एस्टैब्लिश करी गई थी 1966 में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, मौखरी डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच एरिया? मौखरी राजवंश किस क्षेत्र के ऊपर अपना शासन या फिर आधिपत्य रखता था? तो वो था कन्नौज। और मौखरी राजवंश कहाँ पे, मतलब किसके बाद स्थापित हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मौखरी साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। इसको एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? वो थे हरिवर्मा। और इसके आखिरी राजा कौन थे? ग्रहवर्मा। ये सब बातें याद रखनी है, बार बार एसएससी पूछता है एक ही क्वेश्चन में 5-5 फैक्ट। और गूगल आपको ना चलाना पड़े इसलिए मैं चला के आया हूँ। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक। गुलबर्ग मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? ये जो गुलबर्ग कर्नाटक में है, इसके आसपास कई स्थापत्य कला के हिसाब से महत्वपूर्ण जो मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं, तो वो किस डायनेस्टी द्वारा बनवाए गए थे? तो बनवाए गए थे बहमानी डायनेस्टी के द्वारा। और बहमानी डायनेस्टी जो है इसका स्थापत्य किसने करी थी? अलाउद्दीन बहमान शाह। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। वीडियो अपने चरम की तरफ पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। कुछ अपने को सेल ऑर्गेनल्स के अंदर दिए गए थे और इनका फंक्शन से इनको मैच कराना था, जिसमें गोल्गी एपरेटस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो आपको तो पता ही है मेरे से ज़्यादा कि गोल्गी एपरेटस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है वो मैं भूल गया हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नन अदर देन फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, सलेक्शन डे रिटर्न बाय? सलेक्शन डे जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी अरविंद अडिगा जी ने। अब क्योंकि अरविंद अडिगा जी को एसएससी ने मैदान में उतार दिया है तो इनके दूसरे उपन्यास भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जब रस्किन बॉन्ड का नाम पूछा गया था तो फिर इनके 2-3 उपन्यास पूछ के ही छोड़े थे। ठीक है, तो अरविंद अडिगा जी के और कौन से हैं उपन्यास? द वाइट टाइगर। और कौन सा है? द लास्ट मैन इन द टावर। और इनका कौन सा है? द एमनेस्टी और द असैसिनेशन। फिर एक बार सुन लीजिए, कान में घुसा लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होएगा 100%। द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन द टावर, द एमनेस्टी, द असैसिनेशन। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि अरविंद अडिगा जी को मैन एंड बुकर अवार्ड किस उपन्यास के लिए मिला था? तो मिला था द वाइट टाइगर के लिए। कौन से वर्ष में मिला था? 2008 में। यहाँ से आने के 100% चांसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे हम लोग 23-23 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो जल्दी लाने से कोई मतलब नहीं है, आपके पास पूरी नॉलेज पहुँचे, यही हमारा महत्व है। ब्लॉसम शावर डिड नॉट हैपन इन विच स्टेट? ये जो एक प्राकृतिक संरचना है ब्लॉसम शावर की, ये किस राज्य में नहीं देखी जाती है? तो ये बंगाल, यूपी, इधर केरला, इधर तो देखी जाती है। ऑप्शन में दिया गया था आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं देखी जाती है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।